हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। माय नेम इज कृति पालीवाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सी सेट का जो आपका सब्जेक्ट है। कौन सा? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। तो हम कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स। ये आपका 50 मार्क्स का पूरा सब्जेक्ट है। कितने मार्क्स का है? 50 मार्क्स का। इसमें आपके टोटल कितने चैप्टर्स हैं? टोटल आपके इसमें 8 चैप्टर्स हैं। और अगर हम बात करें बिजनेस एनवायरनमेंट के कितने चैप्टर्स और इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर्स हैं, तो बच्चा बिजनेस एनवायरनमेंट के आपके 3 चैप्टर्स हैं। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की तो उसमें आपके कितने चैप्टर्स हैं? 5 चैप्टर्स हैं। तो इकोनॉमिक्स के ज़्यादा चैप्टर्स हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट के 3 चैप्टर्स हैं ओनली। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। टोटल कितने हो गए? 8 चैप्टर्स हो गए। बिजनेस एनवायरनमेंट आपका 25 मार्क्स कैरी करेगा और इकोनॉमिक्स आपका कैरी करेगा 25 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हो गए? 50 मार्क्स। ठीक है, तो जब भी आप बिजनेस एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स पढ़े तो हमेशा सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है, क्योंकि वो कम चैप्टर्स में ज़्यादा वेटेज आपका कवर हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आप क्या करें? इकोनॉमिक्स के 5 चैप्टर्स करें। इतना आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम आज से शुरू कर रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हम आपकी स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है वो हम क्या कर रहे हैं? स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक्स of demand and supply and forms of market competition। तो ये आपके क्या हो गया? आज के चैप्टर का टॉपिक क्या है? बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो पहले हम डिमांड पर डिस्कस करेंगे, फिर हम सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके कितने हो गए? ये 3 टॉपिक्स आपके एक चैप्टर में हमें कवर करने हैं। कौन कौन से? पहले डिमांड कंप्लीट करेंगे, फिर सप्लाई और फिर फॉर्म्स ऑफ मार्केट कॉम्पिटिशन करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों है। हम इकोनॉमिक्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? हमारे लिए इकोनॉमिक्स क्यों नेसेसरी है पढ़ना? चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है? 2 शब्दों से मिलके बना है। कौन कौन से शब्द है? 2 ग्रीक शब्दों से मिलके बना है, ओइकोस और नेमिन। ओइकोस का मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। और नेमिन का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट। और अगर हम इन दोनों शब्दों को मिला दें तो क्या बनेगा? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। तो जब इकोनॉमिक्स वर्ड का यूज़ करना स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में, तब इसका क्या मतलब था? एक तरह से क्या मीनिंग निकलता था कि हम मैनेजमेंट कर रहे हैं किसका? हाउस होल्ड का। क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट कर रहे हैं। 2 वर्ड कौन कौन से हैं? ओइकोस और नेमिन। ये 2 वर्ड्स कौन से हैं जिनसे मिलकर क्या बना है? इकोनॉमिक्स शब्द बना है। ठीक है, अब हम बात करें कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आया। तो एक इसके इकोनॉमिक्स के फादर हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ क्या कहलाए जाते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं। उनकी वजह से ही क्या हुआ है? इकोनॉमिक्स स्टार्ट हुआ है।
एक्चुअली आपकी क्लास बीच में इंटरप्शन आ गया था, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और उनकी कौन सी बुक आई थी? द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसमें किसका जिक्र किया गया था? इकोनॉमिक्स का जिक्र किया गया था। कौन से ईयर में आई थी ये वाली बुक? तो इसका ईयर अगर हम देखें तो कौन सा ईयर था? 1776। किस ईयर में आई थी ये? 1776। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? इकोनॉमिक्स कौन से शब्दों से मिलके बना है? ओइकोस और नेमन शब्द से बना है। ओइकोस का मतलब पता होना चाहिए आपको, हाउस होल्ड। नेमन का मतलब पता होना चाहिए आपको, मैनेजमेंट। और अगर इन दोनों को मिला के हम बात करें तो क्या बन जाता है? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। अब जो एडम स्मिथ है, उन्होंने हमें कौन सी बुक दी थी? द वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। कौन सी ईयर में? 1776 में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा और। अब हम रियल में पढ़ने वाले हैं कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए। हमारी तो इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन की जो इच्छाएं होती हैं वो क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। बट क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं उन इच्छाओं को पूरे करने के लिए वो कैसे होते हैं? वो कम होते हैं, मतलब वो लिमिटेड होते हैं। वो क्या होते हैं? स्केयर्स होते हैं। तो इसमें आगे लिखिए, बट रिसोर्सेज आर स्केयर्स। और लिमिटेड कह सकते हैं। ठीक है, तो हमको उन रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए, हमको उन रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि हम उससे क्या कर सके? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपके पास 15,000 रुपीज़ है तो आप क्या कर सकते हो? उन 15,000 रुपीज़ से आप उसके थ्रू क्या कर सकते हो? पार्टी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? शॉपिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? आप अपनी स्टडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप अपनी बुक्स ले लो, ठीक है, या कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, स्टडी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपके पास क्या है? 15,000 रुपीज़ आपके पास है। तो आपके पास जैसे ही 15,000 रुपीज़ आएंगे तो आप सोचोगे इसका मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो आपके दिमाग में आएगा ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। आपके दिमाग में आएगा चलो पार्टी कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, ट्रैवल कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ, या कहीं शॉपिंग पे चले जाते हैं या शॉपिंग कर लेते हैं। या आपको लगेगा कि अभी तो मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो चलो मैं एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर लूँ, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ, बुक्स वगैरह ले लूँ, उसके रिगार्डिंग जो मटेरियल है वो परचेज़ कर लूँ। तो आपके पास ये क्या है? इतने सारे ऑप्शन है कि आप उससे कर सकते हो। बट आपके पास रुपए कितने हैं? केवल 15,000 रुपये हैं। उसमें आपके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है ये सारी चीज़ें करना। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि इन रुपयों में मुझे सबसे ज़्यादा क्या करना है? वो चीज़ करनी है, इन रुपयों को मुझे ऐसे यूटिलाइज करना है जिससे मुझे क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो। अब सपोज़ आपके एग्ज़ाम 1 महीने बाद आने वाले हैं, तो आप क्या करोगे कि मैं क्या करता हूँ, बुक्स अभी परचेज़ कर लेता हूँ, बुक्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ, बुक्स में ये रुपीज़ दे के परचेज़ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो अभी आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? आपके एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 15,000 रुपीज़ की आप या तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं या कोई स्टडी मटेरियल बुक्स वगैरह रेफ़र कर सकते हैं। तो आपको उससे क्या मिलेगा? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट अभी आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 1 मंथ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर। तो आप क्या करेंगे? जहाँ पे भी आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास रिसोर्सेज तो कम है बट हमारी इच्छाएं क्या है? अनलिमिटेड है। तो हमको उन रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज करना पड़ता है जिसके थ्रू हम क्या कर सके? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। तो इसके आगे लिख लीजिए, सो
we have to utilize resources in such a manner so that we get maximum satisfaction। हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ये रीज़न है हमारा इकोनॉमिक्स पढ़ने का कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, इच्छाएं हमारी बहुत सारी है, तो हमको उन रिसोर्सेज को इतने ऑप्टिमम मैनर में या बेस्ट पॉसिबल मैनर में यूज़ करना है जिससे हम क्या कर सके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सके। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ऐसे करके आप क्वेश्चन की हेडिंग डाल सकते हैं, वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स, और आप ये वाली लाइन या ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए ये। चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं डिमांड की। डिमांड क्या है? आप किसी चीज को आपको पाने की इच्छा है तो क्या वो डिमांड है? आपका कोई डिजायर है किसी चीज को, पाने का, तो क्या वो आपकी डिमांड कहलाएगी? या आपकी कोई वांट है या आपकी कोई क्या है नीड है, क्या वो डिमांड कहलाएगी? अगर ऐसा कुछ है तो क्या ये डिमांड कहलाएगा? डिमांड बन जाएगा क्या? अगर आपको किसी चीज़ को पाने की इच्छा है तो क्या वो डिमांड बन जाएगा? अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे आपको आईफोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए आपको कोई, तो अगर आपकी इच्छा है उसको मतलब लेने की, बाय करने की, तो क्या वो डिमांड बन जाएगा? नहीं। डिमांड बनने के लिए किसी चीज़ की 3 चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। वो कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं? पहला आप में क्या होना चाहिए? डिज़ायर होना चाहिए। 3 चीज़ों से मिलके ही डिमांड बनती है। ठीक है, अगर उनमें से एक भी मिसिंग हो तो वो डिमांड नहीं कहलाता। पहला कौन सा है? डिज़ायर। दूसरा कौन सा है? विलिंगनेस टू पे। थर्ड क्या है? थर्ड है आपका एबिलिटी टू पे। आप में ये 3 चीज़ें होनी चाहिए तभी वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मुझे एक फ़ोन परचेज़ करना है, मुझे आईफोन परचेज़ करना है, तो मेरे पास क्या है? डिज़ायर तो है उसको परचेज़ करने का, डिज़ायर है, मुझे चाहिए आईफोन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? डिज़ायर है। सेकंड चीज़ क्या? विलिंगनेस टू पे। मैं राज़ी भी हूँ उसके लिए, अमाउंट का पेमेंट करने के लिए, बट मेरी अभी जॉब नहीं लगी है। ठीक है, तो मैं क्या एबल हूँ पेमेंट करने के लिए? नहीं। तो एक चीज़ मिसिंग हो रही है, एबिलिटी टू पे, क्योंकि मेरे पास उतना अमाउंट का क्या नहीं है? मनी नहीं है। ठीक है, तो मैं डिमांड नहीं कह सकती कि वो चीज़ क्या है? डिमांड है। जब ये तीनों चीज़ें होंगी तभी वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ? मेरी जॉब लग गई। ठीक है, मुझे अब मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, अब मैं क्या हो गई? एबल टू पे हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया? एबिलिटी टू पे डेवलप हो गई। तो ये क्या हो गया? तीनों चीज़ें हो गई उसमें, डिज़ायर भी है, विलिंगनेस टू पे है, और क्या है? एबिलिटी टू पे भी है। तो ये क्या बन गया? डिमांड बन गया। ठीक है, अब ये कहलाया जाएगा डिमांड।
क्योंकि जब ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी तभी वो क्या बनेगा, डिमांड बनेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो कौन कौन सी तीन चीज़ें होनी चाहिए, डिज़ायर, विलिंगनेस टू पे और एबिलिटी टू पे, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो क्या बनता है, डिमांड बनता है। अब और जो चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो, और तीन चीज़ें जो ज़रूरी है डिमांड बनने के लिए, वो क्या है, प्राइस। हमें प्राइस, जब भी हम कुछ कोई भी चीज़ परचेज करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं उसका, हम शॉपकीपर से क्या पूछते हैं, हम शॉपकीपर से पूछते हैं कि उसका प्राइस क्या है, भैया ये कितने का है। ठीक है, तो और हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उसकी कितनी क्वांटिटी चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, हमें एक क्वांटिटी चाहिए, उसकी दो क्वांटिटी चाहिए, तीन चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए। और एक और चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो क्या है, टाइम। हमें शॉपकीपर को बताना होता है कि हमें आज चाहिए कमोडिटी, या कल चाहिए, या परसों चाहिए, तो हमें टाइम भी उसको बताना पड़ता है। तो ये तीनों चीज़ें भी क्या होती है, नेसेसरी होती है। कौन कौन सी तीन चीज़ें, प्राइस, क्वांटिटी और टाइम, ये तीनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एट अ गिवन टाइम पर या एट अ गिवन प्राइस पर ही हम क्या करते हैं, क्वांटिटी डिमांड करते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो इसको हम डेफिनेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आइए डिमांड की डेफिनेशन लिखते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं डिमांड का मीनिंग लिखते हैं। तो अपने नोटबुक ओपन कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए और इसको हम शुरू करते हैं। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए मीनिंग, फिर हम इसको समझते हैं दोबारा से एक बार।
लिख लिया आप लोगों ने? तो हमने क्या लिखा है इसमें? डिमांड में बी डिफाइंड एज डिजायर फॉर अ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर is able and willing to buy at a given time and at a given price. तो आपने देखा जो भी हमने सारे टर्म्स डिस्कस किए थे वो सारे हमने क्या कर लिए, डेफिनेशन में इंक्लूड कर लिए. तो आपका क्या बन गया? वो डिमांड की डेफिनेशन या डिमांड का मीनिंग बन गया. ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमांड की. तो हेडिंग डाल लीजिए लॉ ऑफ डिमांड. तो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या एक्सप्लेन करता है? रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में. और रिलेशनशिप क्या है इसमें? इनवर्स रिलेशनशिप है. कैसे इनवर्स रिलेशनशिप है? जब प्राइस राइज होता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? कम होती है. जब प्राइस ज़्यादा होता है तो क्वांटिटी डिमांड कैसी होती है? कम होती है. तो इन लोगों में क्या है? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है. तो आप लिख सकते हैं, इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम एक लाइन लिखते हैं. When price rises, quantity demand decrease. When price falls, लिख लिया? अब आगे लिखिए, there is an inverse relationship between
प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। जब साइंस जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ये जो साइंस हमने बनाए थे वो क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये इस डायरेक्शन में कर रहा है तो ये इस डायरेक्शन में कर रहा है। इसका मतलब इसमें क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉ ऑफ डिमांड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लॉ ऑफ डिमांड also known as first law of purchase। तो लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। ये क्या है? फर्स्ट लॉ किसका है? परचेज का फर्स्ट लॉ भी कहलाया जाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इतना लिख लिया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग में बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। तो हेडिंग डाल लीजिए डिमांड शेड्यूल। पहले हम लिख लेते हैं इसको, फिर हम समझ लेंगे डिमांड शेड्यूल होता क्या है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको समझेंगे। चलिए इसको समझ लेते हैं पहले।
ये हमारा क्या है, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में हमें क्या शो किया जाता है, हमें शो किया जाता है कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वांटिटी डिमांड की क्या की गई है। जैसे इधर हम देख रहे हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस दे रखे हैं। पहले प्राइस कितना था, 5 था, फिर क्या हो गया 4, फिर क्या हो गया 3, फिर क्या हो गया 2, फिर क्या हो गया 1। तो इसमें क्या दे रखा है, हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस दे रखे हैं। तो हमें डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस पे हम क्या डिफरेंट लेवल ऑफ क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ये हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। जैसे प्राइस जब 5 था तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 10 कर रहे थे। जब प्राइस 4 हुआ तो हम कितनी कर रहे हैं, 20। ठीक है, जब प्राइस 3 हो गया तो हम कितनी कर रहे हैं, 30। ठीक है, तो एक तरह से क्या बता रहा है ये, हम कितनी डिफरेंट क्वांटिटीज, कितने लेवल ऑफ डिफरेंट क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइस। तो हमें ये कौन शो करता है, डिमांड शेड्यूल। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था इधर, इट शोज द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स that are demanded at various levels of price। जो हम डिमांड कर रहे हैं किस पे, वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस पे। वो क्या शो, कौन शो करता है, डिमांड शेड्यूल हमें ये शो करता है कि हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस, कितनी वेरियस क्वांटिटीज ऑफ गुड्स हम डिमांड कर रहे हैं एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद जब ये आप लिख लें उसके बाद हम आप लोग अपनी कॉपी पे ये एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिएगा। डिमांड शेड्यूल किस फॉर्म में होता है, टैबुलर फॉर्म में होता है। ये क्या है, टेबल है, तो ये क्या है, टैबुलर फॉर्म है। लिख लिया सबने। अब हम आगे चल के बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिमांड शेड्यूल। पहला कौन सा है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरा कौन सा है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो हमारे जो डिमांड शेड्यूल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। दूसरा कौन सा होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहले हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं। It shows quantity demanded by an individual। इसमें हमें क्या शो होता है, जो एक इंडिविजुअल क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो इस शेड्यूल में हमें क्या शो होता है, एक इंडिविजुअल क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एट वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस। ठीक है, वो हमें किस में शो होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में। नाम से पता चल रहा है यहाँ पर 1 पर्सन की बात हो रही है, एक इंडिविजुअल की बात हो रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेम एग्जाम्पल जो हमने कल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम कल नहीं, मतलब अभी एक स्लाइड पहले हमने जो एग्जाम्पल लिया था उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
ठीक है, ये कोई पर्सन है एक्स के बारे में हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक इंडिविजुअल है, तो एक वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस पे हमें क्या शो कर रहा है कि एक्स जो पर्सन है वो क्या क्वांटिटी डिमांड कर रहा है। तो एक तरह से ये क्या हो गया, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। अब हम डिमांड शेड्यूल की वजह से हम क्या बना सकते हैं, डिमांड कर्व बना सकते हैं। अगर हमें डिमांड शेड्यूल दे रखा हो तो हम क्या डिराइव कर सकते हैं, डिमांड कर्व। तो हम इस टेबल की मदद से क्या बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। तो चलिए इसको हम मेंशन करते हैं। अब इसमें हम प्लॉटिंग करते हैं। तो पहले देखते हैं, जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10 थी, तो इधर एक आ जाएगा। 4 थी जब प्राइस, तो कितनी क्वांटिटी डिमांड की गई, 20 की गई, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। जब 3 थी तो कितनी करी गई, 30 की डिमांड करी गई। और जब 2 हुई तो 40, और जब 50 हुई तो, जब 5 हुई प्राइस, जब 5 हुआ तो 50 क्वांटिटी डिमांड की गई। प्राइस जब 1 हुआ तो 50 क्वांटिटी क्या की गई, डिमांड की गई। तो हमने ये प्लॉट कर लिए सारे पॉइंट्स। अब इनको हम ज्वाइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिमांड कर्व। ठीक है, जो कि क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो डिमांड शेड्यूल की वजह से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, डिमांड कर्व। और जो डिमांड कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। हमने देखा है यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, कैसे मूवमेंट कर रहा है ये, लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूवमेंट कर रहा है ये। और ये हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग जब मूवमेंट होता है तो हमें क्या दिखा रहा है ये, कि यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पर क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल। क्लास में वो बाद में बात करते हैं। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डिमांड कर्व हमेशा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कहाँ से मूव करता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से ही क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। लिख लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, मार्केट डिमांड शेड्यूल की। तो हेडिंग डाल लीजिए, मार्केट डिमांड
schedule. It shows हमने क्या पढ़ा था इंडिविजुअल में? इंडिविजुअल की बात हो रही थी कि कोई एक पर्सन क्या डिमांड कर रहा है वेरियस लेवल्स ऑफ प्राइस पे। अब हम इसमें किसकी बात कर रहे हैं? मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या शो होता है हमें? क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर्स, सारे लोगों का मिला के हम इसमें देखते हैं कि कितना कौन किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ऑल कंज्यूमर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस आपका कोई दे रखा है, क्वांटिटी डिमांड x की हो गई, क्वांटिटी डिमांड y की हो गई, क्वांटिटी डिमांड किसकी हो गई? z की। अगर हम इन सबकी क्वांटिटी डिमांड को ऐड कर ले x प्लस वाई प्लस z, तो ये क्या बन जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। जैसे 5 प्राइस पर x ने 10 क्वांटिटी डिमांड करी, y ने 20 क्वांटिटी डिमांड करी और z ने 30 क्वांटिटी डिमांड करी। तो टोटल कितना हो गया इनका? 60 क्वांटिटी डिमांड हो गया। तो एक तरह से अगर हम सबका कंबाइन कर ले, सारी जो डिमांड करी गई है सब लोगों के थ्रू, तो उनको अगर हम ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा हमारा? मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? सारे में कैरी फॉरवर्ड होगा। 5 4 3 2 1। तो हम क्या करेंगे? इसकी डिमांड, इसकी डिमांड, इसकी डिमांड, एक्स वाई जेड की डिमांड को लेके क्या करेंगे? 4 प्राइस पे एक्स वाई जेड क्या डिमांड कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड होगी उसको हम ऐड करके यहाँ लिख देंगे। ऐसे ही सब चीज़ों में यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो अगर हम एक्स वाई जेड अगर सबकी डिमांड ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। अगर हम सबकी डिमांड ऐड करके लिख दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड शेड्यूल। ठीक है, और ये भी कैसा होगा? अगर हम इसको कर्व बनाए, मार्केट डिमांड शेड्यूल का अगर हम कर्व बनाए तो वो भी कैसा बनेगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हो या मार्केट डिमांड कर्व हो, डिमांड कर्व कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है? क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। मूव कैसे करेगा? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको फर्स्ट ही लिखवा दिया, बाकी आप खुद ही समझ गए होंगे कि इन सारे में हम क्या लिखेंगे? क्वांटिटी डिमांड किसने क्या करी है उसका टोटल करके हम किस में लिख देंगे? क्वांटिटी डिमांड जो टोटल है। ठीक है, इससे क्या होगा? हमें मार्केट की डिमांड पता चल जाएगी। अब एक चीज होती है डिमांड फंक्शन। अगर हमें डिमांड फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या शो करता है? फंक्शनल रिलेशन between quantity demanded and other all other
फैक्टर्स। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। डिमांड फंक्शन क्या बताता है हमें? फंक्शनल रिलेशन बताता है कि इसके बीच में क्वांटिटी डिमांड में और सारे जो फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? एक आपका प्राइस हो गया, एक आपका रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड हो गया, ठीक है, दूसरा आपका इनकम हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गई, सीजन हो गया। तो इसको हम सारे फैक्टर्स को अलग से डिस्कस करेंगे। आपको घबराने की बात नहीं है कि मैम ये क्या बोल रही है, अगर किसी को नहीं पता ये, बट आपको अभी ये इधर लिख लेना है। आपको पता होना चाहिए डिमांड फंक्शन क्या होता है और इसको कैसे डिनोट किया जाता है। तो डिमांड ऑफ द एक्स कमोडिटी इधर लिखा हुआ है, फंक्शन से एफ वर्ड से शो किया गया है, और प्राइस ऑफ एक्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ऐसे करके हम इसको क्या करते हैं, इस वे में इसको शो करते हैं, किसको? डिमांड फंक्शन को। तो जल्दी से लिख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।